जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जीएस मस्ती 72 में स्वागत। और हम लोग जो हैं आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले प्रकाश के परिवर्तन हम लोग पढ़ लिए थे और प्रकाश के परिवर्तन में आपको सारी चीजें बताई गई थी। न्यूमेरिकल भी हम बताने का प्रयास किए थे, बताए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो तीनों के तीनों लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। अगर वो तीनों लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो इस लेक्चर देखने के बाद आप जाइएगा, उस लेक्चर को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना करके आपको दे दिया गया है और मेरा पूरा कोशिश है कि हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बना करके पूरा फिजिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दे और इतना बेहतरीन तरीका से दे दे कि आपको बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बैच में भी इस तरह का मटेरियल, इस तरह का कंटेंट ना मिलेगा। आप अगर इसको तसल्ली से देखेंगे और इससे संबंधित सवाल बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से बाहर सवाल आ जाए। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है और मैं इस बात का गारंटी भी लेता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं, बशर्ते कि वो सवाल एग्जाम का हो। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से अच्छा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका चाल बदल जाता है और इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा गया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका चाल जो है बदल जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो वैसे माध्यम जिससे प्रकाश आर पार कर जाए उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम बोला जाता है। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से आया है और ये दूसरे माध्यम में चला गया तो इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर आप पिछले क्लास ज्वाइन किए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको बताया गया था कि जब प्रकाश जिस माध्यम से आए और वापस उसी माध्यम में चला जाए तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन बोला गया था। लेकिन यहां पर क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से आएगा और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा, तो यानी माध्यम का चेंज करना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। लेकिन सेम माध्यम में प्रकाश का रह जाना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परिवर्तन हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं, अब जाकर के उस क्लास को देखिए। हम यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन का एक और अगर डिफिनेशन आपसे पूछे तो क्या बताइएगा कि माध्यम का चेंज होना, माध्यम का बदलना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। माध्यम का चेंज होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए तो इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका चाल बदल जाएगा। या तो इसका चाल बढ़ जाएगा या तो इसका चाल घट जाएगा और इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है।
आगे हम बात करेंगे कि कहां किस माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगा। लेकिन यह निश्चित है कि प्रकाश अगर माध्यम चेंज करेगा तो उसका चाल बढ़ेगा या घटेगा, दो में से कोई एक घटना होगा और यह संपूर्ण घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। फिलहाल हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आ गया कि माध्यम का चेंज करना प्रकाश के अपवर्तन और सेम माध्यम में रहना प्रकाश के परावर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन में आपको बताया गया कि चाल बढ़ता या घटता है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन में हम बताए थे कि चाल न तो बढ़ता है और नहीं तो घटता है, चाल समान रहता है। हम जब लास्ट क्लास पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन तो आपको घर से लिख करके लाने के लिए देंगे, होमवर्क देंगे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में क्या डिफरेंसेज है, ये आप अच्छे से लिख लेंगे अगर आप बहुत तसल्ली से इस क्लास को कर रहे हैं तो। अब हमने कहा कि प्रकाश की चाल या तो भैया प्रकाश की चाल या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, यही बात किया गया। तो प्रकाश की चाल कहां बढ़ेगा और कहां घटेगा ये माध्यम पर डिपेंड करेगा। तो माध्यम जो होते हैं ये मीडियम जो होते हैं, मीडियम माध्यम पर डिपेंड करेगा, यानी मीडियम पर डिपेंड करेगा। और ये जो मीडियम होते हैं ये मीडियम दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑप्टिकली, एक को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और एक को बोलते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर इसको हिंदी में देखें तो प्रकाशिक सघन माध्यम, और इसको बोले तो प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। प्रकाशिक सघन माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल घट जाता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाता है और जबकि विरल माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। तो ये कैसे होगा कि प्रकाश की चाल कहीं बढ़ रहा है और कहीं प्रकाश की चाल घट रहा है, ये कैसे संभव है? तो दोस्तों आप जानते हैं, आपको अभी अभी बताया गया कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होगा सघन माध्यम और एक होगा विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम वह है जिस माध्यम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो, उस माध्यम को हम लोग बोलेंगे सघन। और जिस माध्यम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो, उस माध्यम को बोलेंगे रेरर मीडियम। सपोज डैट कि दो हम इमेज बनाते हैं, मान लीजिए कि ये जो है इमेज, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बहुत ज्यादा डाल दिए। कोई गैस मान लीजिए है और यहाँ पर इस तरह का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक जो है इस तरह का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो होगा सघन होगा और ये जो होगा विरल होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि सघन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे कि कम,
तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा सघन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम विरल। तो प्रकाश सघन माध्यम में धीरे चलता है और विरल माध्यम में तेज चलता है। अब फिजिक्स को छोड़ दो, आप रियल जिंदगी में देखो, आम जिंदगी में देखो, दैनिक जीवन में देखो कि मान लीजिए प्रकाश नाम के कोई लड़का है और इस प्रकाश नाम के लड़का को एक हम वैसे जगह दौड़ाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे मान लो ज्यादा लोग हैं, यानी मेला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेला। और वही लड़का प्रकाश को हम ऐसे जगह दौड़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो फील्ड है, बिल्कुल क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे आदमी की संख्या बहुत कम है। तो प्रकाश नाम का जो लड़का है मेला में स्पीड दौड़ेगा कि ग्राउंड पे? जाहिर सी बात है कि मेला में इतना लोग हैं कि प्रकाश नाम का जो लड़का है ये दौड़ नहीं पाएगा अपना मैक्सिमम स्पीड से। लेकिन यही ग्राउंड में कम लोग हैं तो अपना मैक्सिमम स्पीड से दौड़ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि विरल रहेगा तो प्रकाश को रोकने वाले कोई नहीं है, लेकिन सघन में प्रकाश के रोकने वाले बहुत मॉलिक्यूल्स हैं। तो आई होप मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ गए। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम हैं, आपको समझा देंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करेंगे। और अभी जो है खेती बाड़ी का समय चल रहा है, देहात के लोग हैं हम लोग, तो आप लोग या हम लोग सुनते रहते हैं कि इस साल जो धान हुआ है बड़ा सघन हुआ है, या कोई मंसूरी चावल है, मंसूरी धान है, उसका जो जर्मिनेशन होता है सघन होता है, ऐसा हम लोग सुने हैं। तो सघन का मतलब क्या है कि धान बहुत बढ़िया होना, यानी धान का मूड सट के होना, ये सघन कहलाया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धान का मूड बहुत दूर दूर हो जाता है, मर जाता है, खेती अच्छा से नहीं होता है, तो हो गया विरल। तो सघन खेती मतलब अच्छा और विरल खेती मतलब खराब। तो आप समझ गए कि सघन और विरल। आप ये भी समझ गए कि सघन में प्रकाश की चाल कम जाता है और विरल में प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल कितना होता है। आप याद कीजिए, जब आप 9th में थे, जब आप 10th में थे, तो आपको गुरुजी रटाए होंगे कि बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल याद रख लो, जल में प्रकाश की चाल याद रख लो, और एयर में प्रकाश की चाल याद रख लो, यही आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये प्रयास करूंगा कि आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़े। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा देर तक आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। रटा हुआ चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसीलिए अगर हम बात करेंगे करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जो होता है यह वैक्यूम में होता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होता है। इससे कम प्रकाश की चाल एयर में, इससे कम प्रकाश की चाल लिक्विड में, और सबसे कम प्रकाश की चाल सॉलिड में होता है। यानी निर्वात में सबसे ज्यादा, वायु में उससे कम, और तरल में उससे कम, और ठोस में सबसे कम प्रकाश की चाल होता है। क्यों? अभी अभी आपको बताया गया कि निर्वात के मतलब कुछ नहीं, सुनसान जगह है, सुनसान है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ है नहीं, तो यहाँ पे प्रकाश बिल्कुल ही तेजी से दौड़ेगा। लेकिन वायु में निर्वात की अपेक्षा कुछ है, इसका मतलब कि वायु में जो प्रकाश चलेगा निर्वात से थोड़ा धीरे चलेगा। लेकिन तरल में वायु की अपेक्षा ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे प्रकाश इससे थोड़ा और ज्यादा धीरे चलेगा। और इसमें तो
मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो इसमें तो कम चलेंगे ही चलेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आप क्या टिक करोगे? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या आपको याद है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸, और मीटर को अगर आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भागा देना पड़ता है, और 1000 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मैनेज करोगे तो क्या लिखोगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे 3 × 10⁵ को अगर लिखोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर प्रकाश की चाल होता है। पर आवर नहीं, हम मीटर को चेंज करें पर सेकेंड, क्या होगा? पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका चाल होता है। तो क्या इस बात को आपको समझ में आया? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸ को अगर किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भागा दोगे तो किलोमीटर में होगा, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोमर। रोमर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रकाश की चाल मापा, लेकिन मापने का प्रयास जो है गैलीलियो ने किया था। प्रकाश की चाल मापने का प्रयास जो है गैलीलियो ने किया था, लेकिन गैलीलियो अनसक्सेसफुल रहा, ये नाप नहीं पाया। इसीलिए प्रकाश की चाल सबसे पहले मापने का प्रयास गैलीलियो तो जरूर किया, लेकिन सबसे पहले प्रकाश की चाल किसने मापा? रोमर ने मापा। लेकिन अगर आपसे कल जाकर के ये सवाल पूछ ले कि प्रकाश की चाल यानी मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट किसने मापा? तो मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट जो मापा है, ये मापा है फिजियो। तो मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट जो मापा फिजियो, तो आप इसको लिख ले कि प्रकाश की चाल, नोट कर ले कि प्रकाश की चाल रोमर ने मापा, लेकिन मापने का प्रयास गैलीलियो ने किया था, जो सफल नहीं रहा। आधुनिक प्रकाश की चाल फिजियो साहब ने अपने लैब में इन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये एग्जैक्ट बताए। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया गया। अभी तक हमने ये पढ़ाया कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में प्रकाश की चाल बदल जाता है, या तो चाल बढ़ जाएगा या तो चाल घट जाएगा। फिर हमने बताया कि प्रकाश की चाल बढ़ेगा घटेगा, यह डिपेंड करेगा माध्यम पे कि प्रकाश सघन से आया है, विरल में गया है, कि प्रकाश विरल से आकर के सघन में गया है। आपको फिर बताया गया माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वह माध्यम है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे। विरल माध्यम वह माध्यम है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। प्रकाश सघन माध्यम में धीरे चलेगा, विरल माध्यम में तेज चलेगा।
और सबसे ज्यादा प्रकाश अगर चलता है तो वो निर्वात में चलता है, और उसका मान अभी अभी आपको लिखाया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। फिर हमने देखा कि प्रकाश की चाल मापने का प्रयास गैलीलियो ने किया, लेकिन गैलीलियो अनसक्सेस रहा। सबसे पहले प्रकाश की चाल रोमर ने मापा और आधुनिक प्रकाश की चाल फिजियो साहब के द्वारा मापी गई। यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहां से सवाल बड़ा आता है, और यहां से सवाल यह आता है कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाएगा कि अभिलंब की ओर चिपक जाएगा। अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे दो फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट कि एक माध्यम है और ये जो है आपका नॉर्मल है। नॉर्मल आप जानते हैं अभिलंब। अभिलंब उस रेखा को बोला जाता है जो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सपोज दैट कि यह जो है मीडियम 1 और यह जो है मीडियम 2, और एक और फिगर हम बना रहे हैं, और सपोज दैट ये तो नॉर्मल ही रहेगा, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। हम कहते हैं कि मान लीजिए कि यह जो है सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और ये जो है विरल माध्यम है। आप सघन और विरल अच्छे से समझ रहे हैं। और मान लीजिए कि यह जो है विरल है और यह सघन है। तो अगर प्रकाश सघन माध्यम से चला, अगर प्रकाश सघन माध्यम से चला और विरल माध्यम में प्रवेश कर गया तो प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या बोला? अगर प्रकाश सघन माध्यम से चला और विरल माध्यम में आ गया तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा हम बात करें कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से चला और सघन माध्यम में प्रवेश किया, यह जो प्रकाश है अभिलंब के ओर चिपक जाता है। ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे होता है थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सघन माध्यम के मतलब ऐसे जगह जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो, और विरल का मतलब ऐसे जगह जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो। तो मान लीजिए कि एक प्रकाश नाम का लड़का जो था वह जो है बहुत हाई फाई इलाका में रह रहा था, जहां पे सब लोग जज, डॉक्टर, इंजीनियर थे, और प्रकाश नाम का लड़का एक वर्कर था। तो वहां से प्रकाश काम करके अपने घर तरफ आया, और इसके गांव में सब लोग गरीब थे, सब लोग मजदूर थे। तो प्रकाश बढ़िया क्षेत्र से आकर के अपने क्षेत्र में आएगा तो प्रकाश कॉलर खड़ा करेगा और फैल के चलेगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर प्रकाश नाम का लड़का फैल के चलता तो इसको 2-3 चमाटा पड़ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए क्या चलेगा? फैल के चलेगा, बोलेगा, कोई बोलती रहे। तो इट मीन्स कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो पहला तो यह बात होगा कि प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से दूर हट जाएगा। और दूसरा यह होगा कि प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सघन से किसमें आया है? विरल में। तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये अपना चाल बढ़ा लेगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो चिपक के चलना पड़ेगा, सिकुड़ के चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सब रिहायशी इलाका है
अगर यहाँ पे थोड़ा सा हरकत किया, कॉलर खड़ा करके सीटी बजा के चलने वाला, तो तुरंत पिटा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, एक चिपक चिपक के चलेगा। तो अगर प्रकाश सघन विरल से सघन में जाए तो अविलंब की ओर चिपक जाएगा। और यहां पर दो घटना होगा। पहला घटना क्या होगा कि अभिलंब की ओर चिपक जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और दूसरा घटना होगा कि चाल विरल से सघन में जाएगा तो घट जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां से कई बार सवाल घुमा घुमा के पूछता है कि अगर प्रकाश विरल से सघन में गया है तो बताइए प्रकाश अविलंब से चिपक जाएगा कि अविलंब से दूर हट जाएगा। तो विरल से सघन में गया है तो अविलंब की ओर चिपक जाएगा। अगर प्रकाश सघन से विरल में गया है तो अविलंब से दूर हट जाएगा, चाल बढ़ा लेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत सवाल आता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा प्रकाश के अपवर्तन पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको बोलते थे आपतन कोण और इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? उसको बोले थे प्रकाश के परावर्तन में आपको बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब से जो कोण बन रहा था, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता था उसको बोलते थे आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता था उसको बोले थे परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पे आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगा उसको बोलेंगे आई बराबर बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। लेकिन और जो है ये जो अभिलंब के साथ जितने डिग्री के कोण बनाएगा इसको बोलेंगे आर, और को बोलेंगे अपवर्तन कोण। वहां पे बोले थे परिवर्तन कोण और इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो ठीक एंगल आई और ये होगा एंगल आर। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आप लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पर डे यहाँ पे इस तरह का क्लास दिया जाएगा और बहुत तसल्ली से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक बार बेसिक अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो फिर दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है और बार बार गुमटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गुमटी चेंज करने का मतलब कोचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ समस्या ये होता है कि 4 महीना इस कोचिंग में, 4 महीना उस कोचिंग में, 4 महीना उस कोचिंग में, ऐसे करते करते अपना समय बर्बाद कर लेते हैं और फाइनली उसका गार्जियन अब क्या करते हैं कि कहीं भेजने का तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। आपको जहां पे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दे, यानी आपको हम ये पढ़ा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने के बाद जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां से प्रीवियस ईयर निकाल लो और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है आप बनाने का प्रयास करो। अगर यहाँ पे 90% क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है तो आप सही चैनल पे हो, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको बदलने की जरूरत है। लेकिन बार बार चेंज नहीं कीजिए, एक बार पढ़िए और अंतिम बार पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से नौकरी होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको एक नोट लिखाएंगे और वो नोट आप लिखेंगे और जो 17वीं बीपीएससी हुआ था यहां से सवाल उठा दिया। बीपीएससी 17वीं नोट में आप लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में सब कुछ बदल जाता है सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर। प्रकाश के अपवर्तन में सब कुछ बदल जाता है सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर, वह है रंग और आवृत्ति। आप ऐसे लिख लीजिए, जब प्रकाश, नोट में लिख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, दो चीजों को छोड़कर, वह दो चीज जो है रंग और आवृत्ति है। यानी प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण परिवर्तन कोण मतलब बदल जाएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण बदल जाएगा। आपतन कोण किसी और डिग्री का कोण बना करके आएगा, लेकिन वो जाएगा कोई और डिग्री का कोण बना कर। लेकिन आपको प्रकाश के परिवर्तन में क्या बताया गया था, आप ध्यान में रखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन में बताया गया था कि आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बना के आएगा उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम यही था कि एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आएगा कुछ और एंगल से और जाएगा कुछ और एंगल से। अगर सघन से विरल में आया है तो एंगल बढ़ जाएगा, और विरल से सघन में आया है तो एंगल घट जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा, माध्यम चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था कि माध्यम चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं बदलेगा, रंग और आवृत्ति। और यही बीपीएससी पूछ लिया कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता, तो ऑप्शन ए में रंग, ऑप्शन बी में आवृत्ति, ऑप्शन सी में माध्यम, ऑप्शन डी में ऐसे करके था। तो ए और बी दोनों आपका सही आंसर होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम लोग पढ़ेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी दो प्रकार के होते हैं। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन का नियम था, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसका भी कितने नियम थे, दो नियम। हम पहला नियम पे बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम जो है, कहता आपतित किरण, क्या होता पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। क्या बताया गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पे होते हैं। यही तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम था। आपतन, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पर होते। वहां था परिवर्तित किरण और यहाँ क्या है, यहाँ है अपवर्तित किरण। प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है, वह जो है स्नेल्स का नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, उस नियम को बोला जाता है स्नेल्स का नियम। स्नेल्स का नियम बोला जाता है। स्नेल्स हमने प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम दिया। और इन्होंने क्या दिया, बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 बटा n1। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन आई बटा साइन आर बराबर n, और n जो है ये है कांस्टेंट।
क्या है ये? कांस्टेंट है, ये बात बताया। और एन को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोला जाता है। क्या बताया? स्नेल साहब ने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है, वेयर एन इज ए कांस्टेंट, और एन को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। सारे खेल अपवर्तनांक पर चलेगा। सारे खेल किस पे चलेगा? अपवर्तनांक पे चलेगा। अगर इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इन्होंने और आगे डिस्क्राइब किया कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 बटा N1 होता है। कहने का मतलब है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होता है। इसको आप क्या कर सकते हो कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, आपको यहाँ पे 10, 15, 20 मिनट रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा वीडियो को तुरंत पॉज किए हटाए और दूसरे चैनल पे, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 10-15 मिनट यहाँ पे आपको रुकना होगा, तब जाकर के पूरा आईने की तरह हम इसमें बिखेरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल स्नेल साहब ने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है। एन जो है कांस्टेंट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला गया माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब ये जो है माध्यम का प्रकृति बता रहा है। माध्यम का प्रकृति बता रहा है कि माध्यम का प्रकृति कैसा है, माध्यम सघन है कि माध्यम विरल है। अगर माध्यम सघन है और विरल में जा रहा है तो चाल बढ़ जाएगा, अगर माध्यम विरल और सघन में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। ये बात किसने बताया? स्नेल साहब ने बताया। तो हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज हम इतना ही तक रहने देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है और जो है यहाँ से वीडियो अपलोड करना बड़ा टफ पड़ जाता है, लंबा वीडियो। तो मैं हो सकता है कि आधा घंटा बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ प्रतीत होगा, कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा, और हो सकता है कि आज ही एक और वीडियो डाल दे, इसके बाद का कंटिन्यू कर दें। तब तक के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि फ्री में कंप्लीट फिजिक्स जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और यहाँ पे बिल्कुल कोई बकवास नहीं होता। आप देख ही रहे हैं कि जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तब से मैं बोलता ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि आधा घंटा का क्लास लिया, उसमें से 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट मजाक किया और ये किया वो किया, ये हुआ वो हुआ, वो हमारे अंदर करने का प्रवृत्ति नहीं है। तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।